नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे, जिसमें यूनिट थर्ड स्टार्ट करवा रखी थी। उसमें अभी तक हमने जो यूनिट थर्ड का नाम तो जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यूनिट थर्ड, इसमें अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो इनकी डेफिनेशन थी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हमने स्टडी किया, किसे कहते हैं। उसके बाद हमने स्पेक्ट्रा पढ़ा। स्पेक्ट्रा के बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पढ़ने के बाद हमने टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा पढ़े थे, और ये स्पेक्ट्रा मैंने आपको दो टाइप के बताए थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। उसके बाद इन स्पेक्ट्रास को फर्दर डिवाइड किया गया था दो पार्ट में, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को फिर से फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, लीनियर स्पेक्ट्रा, जिसको हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहा था। और उसके बाद बैंड स्पेक्ट्रा, जिसको हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी कहा था। उसके बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी इन ए मॉलिक्यूल, जिसमें हमने ई टोटल फाइंड आउट की थी, ई ट्रांसलेशन एनर्जी प्लस ई रोटेशनल एनर्जी प्लस ई वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इन सब का टोटल थी। इसी के आधार पे बॉर्न ओपनिमर ने एक अप्रोक्सीमेशन दिया था, जिसको बॉर्न ओपनियर अप्रोक्सीमेशन स्टडी किया था। उसके अकॉर्डिंग हमने ये निकाला था, डी इलेक्ट्रॉनिक अप्रोक्सीमेट होती है डी ई वाइब्रेशनल इंटू 10⁻³ के, और ये अप्रोक्सीमेट होती है डेल ई रोटेशनल इंटू 10⁻6 के। मीन्स एक बार किसी में रोटेशन, यदि रोटेशन एक बार वाइब्रेशंस होगा तो उसमें 10⁻³ टाइम्स क्या हो जाएंगे, उस टाइम रोटेशन हो जाएंगे। इनकी एनर्जीज में इतना डिफरेंस होता है, इसलिए इन एनर्जीज को क्या कहा कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये सब कहानी किसने की, बॉर्न ओपनियर ने, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बॉर्न ओपनियर अप्रोक्सीमेशन। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉर्न ओपनियर अप्रोक्सीमेशंस को एक्सप्लेन करो। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आपको ये इक्वेशन दे दी जाती है और ये पूछ लिया जाता है ये किसके अकॉर्डिंग है, आपको पता होना चाहिए। इन एनर्जीज के बीच में रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, ई टोटल जो है वो पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन एनर्जी ट्रांसलेशन मोशन के कारण आती है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण क्रिएट होती है ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशनल जो है, किसी भी मॉलिक्यूल में रोटेशंस जब होंगे तो मॉलिक्यूल्स के एक्सिस के अराउंड जो रोटेशंस हो रहे हैं उनके कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है वो क्या कहलाती है, रोटेशनल एनर्जी। उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स में उन मॉलिक्यूल्स पे टू और फार मोशन, मीन्स इस तरीके के मोशन के कारण जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं इस तरीके के, टू एंड फार मोशंस के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है वो क्या कहलाती है, वाइब्रेशनल एनर्जी। और इलेक्ट्रॉनिक, उन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जो अरेंजमेंट होता है उसके कारण कौन सी एनर्जी क्रिएट होती है,
इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। यहां तक का पोर्शन हमने पढ़ लिया था। उसके बाद कल मैं आप लोगों को करा रही थी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स की पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर कोऑर्डिनेट्स ही क्या कहलाते हैं? उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स को स्पेस में उनकी पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ही क्या कहलाए थे? उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाई थी। किसी भी मॉलिक्यूल में यदि n एटम प्रेजेंट है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाली थी 3n। उसके बाद हमने कहा था कि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3, क्योंकि ये किसके कारण होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मिनिमम कोऑर्डिनेट्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 3। इसलिए ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई हमारी? 3। तो रिमेनिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बची? कितनी बची? 3n-3। ये कौन कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? क्योंकि टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 के कारण थी। किसके कारण? ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन। इन्हीं मोशंस के कारण थी। तो अब जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बची है ये रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या लीनियर होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन लीनियर होते हैं। मीन्स हमारे पास दो कैटेगरीज क्लासिफाइड हुई। कौन कौन सी? लीनियर या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस लीनियर या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बताई थी? 2। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी बताई है? 3। तो अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बची रिमेनिंग। तो देखो लीनियर मॉलिक्यूल्स की मैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो 3n-3 थे टोटल। उसमें से 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल गई। तो कितनी बचेंगी मेरे पास लीनियर के लिए? 3n-5। और नॉन लीनियर के लिए कितनी बचेंगी? 3n-3 तो ये है और 3 रोटेशनल हो गई। तो बची कितनी नॉन लीनियर के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3n-6। इन फॉर्मूलों का यूज करके हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक का पोर्शन हमने कल की क्लास में कर लिया था। अब आता है आपको आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि हम जो इसमें पढ़ेंगे वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था जब आपको पढ़ाया था। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम जो आज पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी।
सबसे कम एनर्जी इसी स्पेक्ट्रो, अगर हम तीनों मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो सबसे कम एनर्जी की रिक्वायर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही पड़ेगी। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो होती है 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग। जब इतनी एनर्जी देते हैं तो ये जो एनर्जी रीजन मिलता है हमें, ये माइक्रोवेव रीजन में मिलता है। कल मैंने आपको बता ही दिया था, माइक्रोवेव रीजन में मिलता है, इसलिए ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहलाती है? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका दूसरा नाम क्या है? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि कौन से रीजन में मिलती है? ये हमें माइक्रोवेव रीजन में मिलती है, जिसकी एनर्जी कितनी है? 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग। ठीक है, कौन से रोटेशंस होंगे, कौन से ट्रांजिशंस होंगे? ओनली रोटेशनल ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। मीन्स जैसे दिखाते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर को, एक रोटेशनल क्वांटम नंबर लेवल से दूसरे रोटेशनल क्वांटम नंबर में ही ट्रांजिशंस होंगे केवल। डेल जे सिलेक्शन रूल +-1 प्लस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा डिफाइन कर रहा था और माइनस एमिशन स्पेक्ट्रा डिफाइन कर रहा था। यहां तक का पोर्शन हमने कल की क्लास में आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था। अब इसमें हम रिजिड रोटेटर काम में लेते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिजिड और नॉन रिजिड दोनों ही दिए हुए हैं आपको। रिजिड और नॉन रिजिड स्पेक्ट्रोस्कोप, रिजिड और नॉन रिजिड रोटेटर काम में लेते हैं हम। अभी मैं रिजिड रोटेटर की एनर्जी निकलवाऊंगी, उसके बाद हम नॉन रिजिड रोटेटर की एनर्जी निकालेंगे। रिजिड रोटेटर को हिंदी में कहते हैं ड्रड घूर्णी। आपको कुछ टर्म्स इंग्लिश में ही याद रखनी पड़ेंगी। रिजिड रोटेटर मॉडल, देखो सबसे पहले इसकी कहानी समझो। रिजिड रोटेटर का मतलब क्या है कि इनके बीच की डिस्टेंस या कहें कि बॉन्ड लेंथ, इनके रोटेशन से बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो, उस मॉडल को क्या कहा जाता है? रिजिड रोटेटर। रिजिड का मतलब ड्रड, ड्रड का मतलब उनके बीच का जो बॉन्ड है उसमें रोटेशन से उस बॉन्ड की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आए, तो उस मॉडल को, उसको क्या कहा जाता है? रिजिड रोटेटर। कि रोटेशंस के दौरान उसके बॉन्ड लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिजिड रोटेटर। ठीक है, क्या करेंगे हम? रिजिड रोटेटर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो कितने एटम्स हैं इसमें? 2। ये 2 एटम्स हैं। पहले इसको ध्यान से समझना। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। 2 एटम है A और B। ये इनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या, कहां से? सेंटर से लेते हैं हम। ये इनकी बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ भी हमें पता होती है R। 2 एटम है जिनका मास m1 और m2 है, और इनके बीच की ये R जो है, ये क्या है? बॉन्ड लेंथ है। या कहें कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। चलो आगे। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये मान लो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन हम मान रहे हैं R1 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस R2 है। ये
केवल और केवल हमें बॉन्ड लेंथ पता है, ये तो हमने मानी है कि इस मॉलिक्यूल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मान लो ये पॉइंट है O, तो यहां से इसकी डिस्टेंस r1 है, यहां से इसकी डिस्टेंस r2 है, ये केवल और केवल हमने माना है। तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए रिजिड रोटेटर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल AB। लेट अस, आप लिख लेना, लेट अस कंसीडर a diatomic molecule, a rigid rotator diatomic molecule AB. Atom A contain mass m1, atom B contain mass m2 and the bond length is r। इतनी चीजें हमें पता है। अब हमने माना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहां तक की डिस्टेंस r1 है, यहां तक की डिस्टेंस r2 है, तो ये टोटल r, ये आपकी टोटल r है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी टोटल r है, जिसमें से यहां तक की डिस्टेंस r1 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस r2 है। तो मैं r को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि r1 प्लस r2। भाई ये जो r है ये क्या है, r1 प्लस r2, इन दोनों का ही तो टोटल है। इक्वेशन नंबर 1। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, जहां पे मास हमारा बैलेंस हो सके। मास कब बैलेंस होगा, ये डिस्टेंस इनटू में मास, ये किसके इक्वल हो, ये डिस्टेंस इनटू में मास। तो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, r1 इंटू m1 किसके इक्वल होना चाहिए, r2 इंटू m2। तो दूसरी इक्वेशन, according to center of gravity क्या होगा, m1 r1 is equal to m2 r2, ये इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड पॉइंट क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसकी वैल्यू देखो, नॉर्मली होती है समेशन ऑफ MI/RI की होल स्क्वायर, समेशन ऑफ MI/RI की होल स्क्वायर। अब देखो हमारा कौन कितना है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो क्या बना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किससे दिखाएंगे, I से डिनोट करेंगे। किससे दिखाएंगे, I से डिनोट करेंगे। क्या बनेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस, भाई समेशन का मतलब क्या है, प्लस साइन, समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस साइन, और क्या क्या हो रहा है, MI/RI की होल स्क्वायर। मैं I की वैल्यू 1 to n कुछ भी है, जितने भी एटम होंगे, तो क्या करूं मैं, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए लिख रही हूं, क्या बनेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। यहां तक ये तीनों इक्वेशंस फिर से देखो, टोटल बॉन्ड लेंथ r किस किस के इक्वल है, इस एटम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस प्लस इस एटम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस, इन दोनों के टोटल के बराबर होगी। उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, मास इनटू में डिस्टेंस, कहां से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, मास m1 r1 किसके इक्वल होगा, दूसरी साइड जो एटम लगा हुआ है उसका मास इनटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस r2, यही लिखा है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें पता होती है कि समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर होता है। MI मास होता है एटम का, RI सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उस एटम की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू MI
RI² प्लस M2R2²। ये इक्वेशन नंबर 3 है। इन तीनों इक्वेशंस का यूज करेंगे हम और I की वैल्यू निकालेंगे। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 R1 किसके इक्वल हुआ बेटा? R माइनस R2। इस इक्वेशन से ये क्या थी हमारी? R इक्वल टू R1 प्लस R2। मैं R1 की वैल्यू निकालू तो R1 को तो इधर रख दूं और इस R2 को मैं यहां भेजूं तो क्या बनेगा? R माइनस R2। यही बना। R1 किसके इक्वल हुआ? R माइनस R2 के इक्वल हुआ। वैसे ही अब ये वैल्यू जो है ये निकली है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इस वैल्यू को मैं किस में पुट कर दूं? इसमें पुट कर दूं। पुट द वैल्यू ऑफ क्योंकि हमें इस R1 और R2 को हटाना है इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। भाई हम ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें R1 भी वैल्यू नहीं पता और R2 की वैल्यू भी नहीं पता, तो इनको हटाना है। इनको हटाने के लिए क्या करेंगे? हम इस R1 की वैल्यू निकालेंगे और इस R2 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो, इसमें भी मैं इस इक्वेशन से भी निकालती हूं तो भी मेरा क्या आ जाता है? R1। अगर मैं R1 की वैल्यू निकालती हूँ तो यहाँ R2 आ गया, जो कि मुझे नहीं पता। मैंने आपको क्या बोला था कि ये तो मैंने सिर्फ अपनी मर्जी से माना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस ये हम नहीं निकाल सकते। इसलिए मुझे इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में किस किस को हटाना है? ये R1 और R2 को हटाना है। इसको हटाने के लिए मेरे पास ये दो इक्वेशन है। कितनी है? ये दो इक्वेशंस है। एक बार हम R1 की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके और एक बार हम R2 की वैल्यू निकालेंगे। वो दोनों वैल्यू जब हमारे पास आ जाएंगी तो हम इसमें पुट कर देंगे। उसमें कहीं पे भी ध्यान रखना, उसमें कहीं पे भी R1 या R2 की फॉर्म की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें नहीं पता, इसलिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, पुट द वैल्यू ऑफ R1 फ्रॉम इक्वेशन 4 into इक्वेशन 2 वी गेट। रखो बेटा, ये रहा M1। इसकी जगह मैं क्या रखूं? R माइनस R2 किसके इक्वल हो गया? M2 R2। ठीक है, इसको खोलो, आप खोलो, क्या बनेगा? M1 R माइनस M1 R2। भाई इसको खोला, अंदर मल्टीप्लाई किया, M1 R माइनस M1 R2 इक्वल टू क्या बना? M2 R2। R2 वाली वैल्यू से एक साइड लेके जाओ, जैसे ही मैं इसको यहां ले जाऊंगी, ये माइनस का था प्लस में कन्वर्ट हो गया। क्या बनेगा? M1 R इक्वल टू M2 R2 प्लस M1 R2। क्या कॉमन आएगा बेटा इसमें? R2 दोनों में है, R2 दोनों में है, R2 कॉमन आ जाएगा। क्या बनेगा? M2 प्लस M1 R2। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? R2 की, क्योंकि मुझे इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या क्या हटाना है? R1 और R2 हटाना है। मुझे नहीं पता R1 और R2 की वैल्यू क्या है, इसलिए मुझे इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से R2 की वैल्यू हटानी है। तो क्या करूंगी मैं? R2 के इक्वल क्या हो जाएगा? देखो, M1 R अपॉन, अब जो ये इसके मल्टीप्लाई में है वो इसके नीचे आ जाएगा। क्या बनेगा? M2 प्लस M1। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो आप 5। आपकी मर्जी है। उसके बाद आप समझने के लिए मैं आपको पूरा ड्राइव कराऊंगी, लेकिन आप यहां सिमिलरली लिख सकते हो। जब आप अपने एग्जाम में इसको सिमिलरली R1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास?
m2r अपॉन m2 प्लस m1। देखो अब ये इक्वेशन नंबर 6 है। मैं इस R1 की वैल्यू आपको यहां से निकाल के वापस दिखा रही हूं इस वाले ब्लॉक में। यहाँ पे आप इसके बाद यहां सिमिलर लिख के ये दिखा भी सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मैम ने ये कैसे लिखी है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी हमने R1 की वैल्यू निकाली थी कौन सी इक्वेशन से? इस वाली इक्वेशन से। अब मैं कैसे किसकी निकाल लूं? R2 की वैल्यू। जैसे ही मैं R2 की वैल्यू निकालूंगी तो ये R2 तो इधर रह गया, ये क्या बना? R माइनस R1। क्या बना? R माइनस R1। और इसकी वैल्यू मैं कहां पुट कर दूं? इस इक्वेशंस में। यहां से मैं R1 की वैल्यू निकालूं, R2 की वैल्यू निकालूं और उस R2 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूं। तो क्या आएगा? पुट द वैल्यू ऑफ R2 इन इक्वेशन, कौन सी है ये? 2। क्या बनेगा? M1 R1 एज इट इज, और ये क्या बनेगा? M2। जहां R2 है उसकी जगह आप वैल्यू रखो R माइनस R1। क्या आएगा? M1 R1 किसके इक्वल आएगा? M2R। इस इक्वेशंस को खोल लिया मैंने। M2R माइनस M2 R1। R1 वाली टर्म्स को एक साइड लेके जाओ। M1 R1 प्लस M2 R1 किसके इक्वल हुआ? M2R के। R1 बेटा कॉमन ले लो, क्या बनेगा? M1 प्लस M2 किसके इक्वल हुआ? M2R के। किसकी वैल्यू निकालनी है? R1 की। ये कहां चली जाएगी? इसके नीचे। तो R1 की वैल्यू क्या बनी? M2R अपॉन M1 प्लस M2। यही वैल्यू बनी। R1 क्या हुआ? M2R अपॉन M1 प्लस M2। यही तो वैल्यू लिखी थी हमने सिमिलरली। आप चाहो तो ये एक वैल्यू निकाल के दिखा देना एग्जाम में और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिख लेना सिमिलरली और दूसरी वैल्यू उसके हिसाब से लिख के दिखा देना। ठीक है? ये इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6। पुट द वैल्यू ऑफ R2 एंड R1 फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 इनटू इक्वेशन 3। वैल्यू पुट करो। पुट द वैल्यू ऑफ put the value of R1 and R2 into इक्वेशन 3। देखो मैं 3 में पुट कर रही हूं। I इक्वल टू क्या है? M1 एज इट इज R1 स्क्वायर। ये रहा R1, क्या वैल्यू है? M2R अपॉन M2 प्लस M1। यही वैल्यू है जो इक्वेशन 6 में है। क्या बनेगा? M2R अपॉन M2 प्लस M1 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ R1 का होल स्क्वायर है तो इसका पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस M2। अब किसकी वैल्यू रखूं? R2 की। ये रही इक्वेशन नंबर 5 में M1R अपॉन M2 प्लस M1। M1R अपॉन M2 प्लस M1 और इन सब का क्या आएगा? होल स्क्वायर। खोल लो इस इक्वेशंस को, जो कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन ले आओ। I इक्वल टू M1, ये क्या बनेगा? M2 का स्क्वायर R स्क्वायर और नीचे क्या है? M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। यही है। मैं इसको इंटरचेंज करके भी लिख दिया तो आपको पता है कि मैथ्स में इंटरचेंज करके भी लिख दो प्लस साइन
कोई फर्क नहीं पड़ता। m1 m2 का होल स्क्वायर r2 का होल r का होल स्क्वायर, ये लिखा है, अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचा, m2 m1 का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m2 प्लस m1, इसको भी वही m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर लिख लो, इंटरचेंज करके लिख लो। ठीक है, अब देखो क्या क्या कॉमन है, इसमें भी m1 है, इसमें भी m1 है, इसमें भी m2 है, इसमें भी m2 है, इसमें भी r स्क्वायर है, यहाँ भी r स्क्वायर है। क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो i इक्वल टू, जो कॉमन आ रहा है वो मैं लिख रही हूँ m1, इसमें भी है, इसमें भी है, क्या आएगा m2, इसमें भी है, इसमें भी है, और r स्क्वायर, यही आएगा। अब अंदर देखो क्या क्या बचा, यहाँ तो m1 आ गया बाहर, फिर m2 का होल स्क्वायर, तो क्या बचा m2, और नीचे क्या बचा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, यही बचा, प्लस यहाँ क्या आया, देखो m2 लिख दिया मैंने बाहर, और m1 का होल स्क्वायर है, तो ऊपर क्या बचा m1, और नीचे क्या बचा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाता है, तो i इक्वल टू क्या बचा m1 m2 r स्क्वायर, क्या आया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, एलसीएम आ गया दोनों में, ऊपर क्या बचा m2 प्लस m1, यही बचा। मैं इसको m1 प्लस m2 की फॉर्म में भी तो लिख सकती हूँ बेटा, प्लस माइनस, प्लस वाली चीजों को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं हम, साइन के साथ में लिख दिया, एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कैंसल आउट, क्या बचा i इक्वल टू आपके पास m1 m2 r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, i इक्वल टू न्यू r स्क्वायर, न्यू किसको बोला है, रिजिड मास होता है, न्यू इक्वल टू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, न्यू सम्मानित द्रव होता है या द्रव्यमान होता है, या न्यू रिजिड मास होता है, इस न्यू की वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो यहां तक का सारा पोर्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, न्यू में, और क्या बचा r स्क्वायर, ये निकल के आया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, डाई एटॉमिक, रिजिड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। कैसे निकाला हमने कि एक रिजिड रोटेटर माना था, डाई एटॉमिक एक रिजिड रोटेटर माना था, जिसमें इसका मास हमने m1 लिया था और इस एटम का मास हमने m2 लिया था। इसके बाद ये हमें पता थी, इनकी बॉन्ड लेंथ हमें पता थी, और वो क्या थी आपकी r, तो यहाँ r क्या है, बॉन्ड लेंथ है, r क्या है, बॉन्ड लेंथ है। अब आते हैं, हमें पता है कि हमने ये मान लिया कि ये पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो मैंने ये कहा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो थी r1, ये हमें पता नहीं, सिर्फ हमने माना है ये डिस्टेंस r1 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस r2 है। फिर हमने तीन इक्वेशंस काम में ली, r टोटल बॉन्ड लेंथ जो है वो इन दोनों के टोटल के इक्वल होगी, r1 प्लस r2। दूसरा हमने काम में लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां से बैलेंस बनता है, बैलेंस का मतलब ये डिस्टेंस इनटू इसका मास किसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस इनटू इसका मास। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमने एक इक्वेशन निकाली, m1 r1 किसके इक्वल हुआ, m2 r2 के इक्वल। और तीसरा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, I हमें पता होता है कि समेशन ऑफ mi ri की होल स्क्वायर, उसका यूज किया था।
उसके बाद इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में किसकी वैल्यू आ गई थी, R1 और R2 की वैल्यू आ गई थी, जो कि हमें नहीं पता, इसलिए हमें इस R1 और R2 की वैल्यू को हटाना था। इसलिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को काम में लिया और R1 और R2 की वैल्यू निकाली। R1 की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो M2 R अपॉन M1 प्लस M2 आती है, और R2 की जो वैल्यू आती है वो आती है M1 R अपॉन M1 प्लस M2 आती है। इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए, इन दोनों वैल्यूज को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की उसमें रखा था, पुट किया था। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में R1 और R2 की वैल्यू पुट की थी, और उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाल के आई न्यू R स्क्वायर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू के, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। बॉन्ड लेंथ के तो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद का पोर्शन हम या इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज करते हुए हम इस रिजिड रोटेटर के लिए एनर्जी निकालेंगे। वो पोर्शन हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।